हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल। आज की क्लास में हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट करेंगे जो कि हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में दिया हुआ है। उसके अंदर हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है उसका, उसके बाद प्रिंसिपल्स और रेलेवेंस क्या है, आज के टाइम में उसकी रेलेवेंस क्या है वो हमें पढ़नी है। ठीक है, हमारे नेट के लिए या CUET या UPSC सब में ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट लगभग टॉपिक रहता है, या फिर कोई भी एग्जाम हो सबके लिए रेलेवेंट है। ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नॉन अलाइनमेंट एज अ मतलब ये क्या चीज है, नॉन अलाइनमेंट है क्या। नॉन अलाइनमेंट एक फॉरेन पॉलिसी का ही नाम है। ठीक है, कि हमें किसी भी साइड में या किसी भी ब्लॉक में अलाइन नहीं होना है। अब नॉन अलाइनमेंट इमर्ज हुआ था कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स जब चल रही थी वर्ल्ड लेवल पे, तो उस टाइम पे उस जो उस टाइम का एनवायरनमेंट था उसके अकॉर्डिंग ये था कि नॉन अलाइनमेंट का मतलब है कि ना हम सोवियत ब्लॉक के साइड में है, ना ही हम अमेरिकन लेड जो ब्लॉक है उसके साइड में है। ठीक है, हमारी एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नॉन अलाइनमेंट इज द नेम ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये फॉरेन पॉलिसी है इज ऑफ नॉट अलाइनिंग टुवर्ड्स एनी पावर ब्लॉक, कि हम किसी भी पावर ब्लॉक की तरफ अलाइन नहीं होंगे। ठीक है, उसके साइड में नहीं झुकेंगे, किसी भी साइड में हमारा झुकाव नहीं होगा। हम एक बीच अपना इंडिपेंडेंट जो बीच का रास्ता है उस पे चलेंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी से इन्फ्लुएंस्ड नहीं होगा। ठीक है, अडोप्टेड बाय द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री, जो भी न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी, एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के अंदर जो कंट्रीज थी, उनकी ये एक पॉलिसी थी। फिर उन्होंने बाद में मिलके नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया था। ठीक है, इन द एरिना ऑफ कोल्ड वॉर, कि उस टाइम पे जब उस टाइम स्टार्ट हुआ तब ये था। Later non-alignment become a movement led by the third world countries to have independent voice on the world issue, away from the power politics of two dominant bloc। कि बाद में जो नॉन अलाइनमेंट है वो एक वॉइस बन चुकी थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की। ठीक है, जो डेवलप नहीं थी, डेवलपिंग थी, जो कि लेस डेवलप थी, उनकी एक वॉइस बन चुकी थी। और पावर या फिर UN में कोई वॉइस अपनी उठानी हो, वहां पे एक वॉइस थी। ठीक है, या फिर दो पावर ब्लॉक थे उनके खिलाफ में, या इंडिपेंडेंट कोई पॉलिसी हो, वो एक वॉइस की तरह काम करती है नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, उसके बाद है अब नॉन अलाइनमेंट। पहले एक वर्ड जो है उसका मीनिंग समझ लेते हैं। ठीक है, हम जो नॉन अलाइनमेंट वर्ड है वो सबसे पहले इंडिया ने और जो यूगोस्लाविया थे जो कंट्री थी, उनके जो हेड ऑफ स्टेट है उन्होंने यूज किया है UN के अंदर। ठीक है, कि हमारी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की है। ये कोरियन वार जो था उसके ऊपर जब व्यूज मांगे गए, हाँ, जैसे कोई रिजोल्यूशन पास हुआ कोरियन वार के ऊपर। ठीक है, तो तब इंडिया और यूगोस्लाविया जो था उन्होंने कहा था कि हमारी पॉलिसी नॉन अलाइनमेंट की है, हम किसी एक पावर ब्लॉक के साइड में अलाइन नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने भी ये वर्ड यूज किया है UN के अंदर। ठीक है, काफी बार ये वर्ड यूज हुआ एज अ मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो वर्ड है वो फिर बाद में 1976 के आसपास बना है। ठीक है, बट उससे पहले नॉन अलाइनमेंट था बस ओनली। ठीक है, उसके बाद है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे इवॉल्व हुआ वो हमें पढ़ना है। नॉन अलाइनमेंट इमर्ज विद इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टू इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट, दो इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेवलपमेंट हुई थी उस टाइम में, तो उस परिवेश में नॉन अलाइनमेंट आया था। ठीक है, उस एनवायरमेंट के अंदर नॉन अलाइनमेंट ने बर्थ ली थी। ठीक है, और वो दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट क्या थी, एक तो बाइपोलर हो गया था वर्ल्ड, जो कि एक तरफ सोवियत ब्लॉक लीड कर रहा था जो USSR लीड कर रहा था, दूसरा जो है वो है कैपिटलिस्टिक ब्लॉक जो कि US से लीड कर रहा था। ठीक है, एक ने जैसे नेटो बना ली थी USA ने, और सोवियत ने उसके जो उसके कॉन्ट्रास्ट में क्या थी उसकी वार्सा पैक्ट। ठीक है, ऐसे एक होड़ सी बनी हुई थी, हर चीज में रेस लगी हुई थी, तो नॉन अलाइनमेंट वहां पे इमर्ज हुआ है। ठीक है, जो कि एक इंडिपेंडेंट पॉइंट रखने का एक जरिया था। ठीक है, उसके बाद है एक तो बाइपोलर वर्ल्ड था उस टाइम में, और दूसरा था जो एफ्रो एशियन कंट्रीज थी वो न्यूली मतलब डीकोलोनाइज्ड हुई थी। ठीक है, वो न्यूली इंडिपेंडेंट हुई थी, तो कंट्रीज चाहती थी कि उनके ऊपर दोबारा एक नियो इंपीरियलिज्म या नियो कॉलोनियलिज्म की तरह दोबारा से कब्जा ना कर लिया जाए, तो वो एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी चाहती थी। ठीक है, क्योंकि हम या फिर अदर जो कंट्रीज है न्यूली जो डीकोलोनाइज्ड हुई है,
वो इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, उन्हें बड़ी मुश्किल से वो इंडिपेंडेंस मिली है। दैट्स वाई वो चाहते थे कि हाँ हमारे ऊपर दोबारा से कब्जा ना हो, ठीक है, हमारे ऊपर दूसरी कोई शक्ति फिर से हमारी पॉलिसीज को इफेक्ट ना डाले, हमारी हर चीज को कंट्रोल ना करे, ठीक है, वो सब आ गया था। उसके बाद है, अब पर्पस क्या है नॉन अलाइनमेंट का? वैसे पर्पस जो है वो डिफाइन किया है बाद में फेडरल कास्ट्रो ने, वो वाली स्टेटमेंट हमारे पेपर में आती है, बट नॉर्मल पर्पस क्या है उस टाइम, पर्पस क्या था वो हम देख लेते हैं। नॉन अलाइनमेंट एट दैट टाइम वाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पर्पस सबसे मेन था, ठीक है, क्योंकि जो जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री हैं जैसे कि जो एशिया की हैं, अफ्रीका की हैं, उनके पास जो रॉ मटेरियल है, जो रिसोर्सेज है वो है, ठीक है, बट उनके पास डेवलपमेंट के लिए वो मशीनरी नहीं है, वो फॉरेन एड नहीं है, वो इकोनॉमिक असिस्टेंट नहीं है, वो पैसा नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं, सिर्फ रॉ मटेरियल वाले रिसोर्सेज हैं। उसके बाद जो उसे डेवलप्ड करके फिनिश प्रोडक्ट में हमें वो जो प्रोसेस है उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, ना ही इतनी एजुकेशन है, ना ही स्किल्स है, ना ही ट्रेनिंग है, वो सब तो हमें डेवलप्ड कंट्रीज से इंपोर्ट करना पड़ रहा था, ठीक है, दैट्स वाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज कोर इशू। और उसके लिए हमें यूएसए से भी मदद लेनी पड़ रही थी और यूएसएसआर से भी, दोनों तरफ से। अगर एक तरफ अलाइन हो जाते तो ओनली एक ही कंट्री हमें, मतलब एक कंट्री या एक ग्रुप ही हमें सपोर्ट करता। दैट्स वाई नॉन अलाइनमेंट एक पाथ की तरह, वहां पे इंडिपेंडेंट पाथ की तरह चूज किया गया, ठीक है। उसके बाद है जो सेकंड ऑब्जेक्टिव था नॉन अलाइनमेंट का, वो है पीस और इंडिपेंडेंस बना रहे न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज का, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एक पीस मेंटेन रहे, इंडिपेंडेंस मेंटेन रहे जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस है उनकी। उसके बाद जो आगे है, आगे जो डेवलपमेंट हुई वो है नॉन अलाइनमेंट इवोल्व आउट ऑफ कंसंट्रेटेड एफर्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल नॉन अलाइंड स्टेट, कि जो स्टेट नॉन अलाइंड थे, मतलब किसी एक पावर ब्लॉक की तरफ अलाइन नहीं थे, उनके जो इंडिविजुअल इफेक्ट जब उन्होंने आपस में मिलाया, तब जाके वो एक मूवमेंट की तरह या एक ऑर्गेनाइजेशन की तरह इवॉल्व हुई, ठीक है। ठीक है, यही पॉइंट है। उसके बाद है 1955 एन एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस एट द बांदुंग इंडोनेशिया वाज कन्वेंट। 19 उससे पहले ये एफर्ट्स चल पड़े थे, ठीक है, जैसे हमने पंचशील भी फाइनल कर लिया था चाइना के साथ में, ठीक है। तो 1955 के अंदर फिर एक कॉन्फ्रेंस हुई बांदुंग के अंदर, उसके अंदर नॉन अलाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाने के एफर्ट्स किए गए, काफी सक्सेसफुल हुए, काफी नहीं हुए, ठीक है, एक बेसिक आइडिया बना। उसके बाद एक ब्रूनी कॉन्फ्रेंस भी होती है 1956 में, जो कि वहां पे 3 ही कंट्रीज होती हैं, वो एक एजेंडा फाइनल करती है, और फाइनली जब 1961 आता है तब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट की पहली कॉन्फ्रेंस कहाँ होती है? बेलग्रेड यूगोस्लाविया, जो कि 1961 में होती है। और यहाँ पे यहाँ पे जो मेंबर प्रेजेंट होते हैं शायद 21 थे, जो फाउंडिंग मेंबर की तरह माने जाते हैं। अब यहाँ पे इंडिया भी प्रेजेंट था। अब की बार क्वेश्चन आया है कि पहली कॉन्फ्रेंस जो है उसमें इंडिया ने पहली बार नॉन अलाइनमेंट की कॉन्फ्रेंस में कब पार्टिसिपेट किया, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो ऑब्वियस बात है इंडिया फाउंडिंग मेंबर है, पहली कॉन्फ्रेंस में ऑब्वियस बात है किया होगा, ठीक है। तो वहां पे बेलग्रेड कॉन्फ्रेंस हमारा आंसर था। उसके बाद बेसिस क्या थे जिसके तहत में नॉन अलाइनमेंट जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी बांदुंग के अंदर, उसको मतलब जो मेंबर स्टेट थे उन्हें एडमिट किया, तो वो क्या बेसिस थे, उनके कौन से बेसिस थे जिनके बेस पे कंट्रीज अटेंड कर सकती थी वो मीटिंग, ठीक है। फाउंडिंग मेंबर बनी बेलग्रेड में, वहां पे कॉन्फ्रेंस अटेंड की, तो वो क्या बेसिस थे? सबसे पहला था कि उस कंट्री की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स में वो किसी एक ब्लॉक की तरफ अलाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दूसरा है उस कंट्री की पॉलिसी अपोजिशन टू कॉलोनियलिज्म, जो उपनिवेशवाद की नीति है उसके उपनिवेशवाद है उसके खिलाफ में होनी चाहिए, ठीक है। कॉलोनियलिज्म किसी भी फॉर्म या मैनिफेस्टेशन में नहीं होना चाहिए। उसके बाद है शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एनी मिलिट्री ब्लॉक, किसी भी मिलिट्री ब्लॉक से मतलब यहाँ पे वार्शा पैक्ट और नेटो की बात हो रही है, ठीक है। वार्शा पैक्ट जो कि यूएसएसआर लीड कर रहा था और नाटो जो कि यूएसए लीड कर रहा, ठीक है। तो किसी का भी मेंबर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है शुड नॉट हैव कंक्लूडेड एनी बायलैटरल ट्रीटी विद एनी ऑफ द सुपर पावर, जो 2 सुपर पावर हैं यूएसए और यूएसएसआर, उनके साथ में कोई भी बायलैटरल ट्रीटी अभी तक ना
कंक्लूड की हो, ठीक है, उस कंट्री ने। उसके बाद लास्ट जो था, शुड नॉट अलाउड मिलिट्री बेसिस ऑन इट्स टेरिटरी टू सुपर पावर, कि जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपनी कंट्री के अंदर ऐसा मिलिट्री बेस नहीं होना चाहिए किसी सुपर पावर का, ठीक है। वो सभी क्वालिफाइड थे बेलग्रेड की जो समिट हुई थी उसको अटेंड करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले ये बेसिस रखे गए थे। ये जस्ट इसलिए डाल दिए मैंने, अभी आज के टाइम में रेलेवेंट नहीं है, बट कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स उस टाइम पे रेलेवेंट थे ताकि एक समझ बने, ठीक है। एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे उसमें, कोई क्वेश्चन भी मैंने नहीं देखा है आज तक इससे। उसके बाद पर्पस क्या है नाम का, ये जो 1979 में एक हवाना डिक्लेरेशन अडॉप्ट की गई, उसके अंदर फेडरल कास्ट्रो है, उन्होंने पर्पस बताया था नाम का, ठीक है। पर्पस वहां पे डिफाइन किया था कि नाम का पर्पस क्या है, ठीक है। द पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज समराइज्ड बाय फेडरल कास्ट्रो इन द हवाना डिक्लेरेशन, जो कि 1979 में हुई। और ये जो पर्पस वाली यहाँ पे ये स्टेटमेंट है, इसका मतलब बीच में से काट के दिया हुआ था, तो ये कब फाइनलाइज हुई, किसने की, इस पे 2 तरह के क्वेश्चन मैं देख चुकी हूँ, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट, माइंड में होना चाहिए। याद तो क्या रखेंगे हम, the national independence, sovereignty, territorial integrity and security of non-aligned country in their struggle against imperialism, colonialism, neo-colonialism, racism and all form of foreign aggression, occupation, domination, interference and hegemony, as well as against the great power and bloc पॉलिटिक्स। तो ये सारा पर्पस है कि जो नॉन अलाइन कंट्रीज है उनकी नेशनल इंडिपेंडेंस बनी रहे, सॉवरेनिटी बनी रहे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहे, सिक्योरिटी बनी रहे, और उनकी स्ट्रगल किसके अगेंस्ट में, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, नियो कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म और किसी भी टाइप का कोई भी फॉरेन एग्रेशन, ऑक्यूपेशन, डोमिनेशन, इन सब के खिलाफ में, हेजिमनी, इंटरफेरेंस, ठीक है। पावर पॉलिटिक्स से, जो ब्लॉक पावर पॉलिटिक्स उस टाइम चल रही थी, उससे दूर रहना है, ठीक है। ये नॉन अलाइन्ड कंट्रीज जो थी उनका पर्पस था, नाम का पर्पस था, जो कि फिडेल कास्ट्रो डिफाइन करते हैं हवाना डिक्लेरेशन में, ठीक है। उसके बाद है द टर्म नॉन अलाइनमेंट वाज फर्स्ट यूज्ड इन द 5th कॉन्फ्रेंस। ये 5th कॉन्फ्रेंस, जो कि कोलंबो कॉन्फ्रेंस भी कहते हैं, जो कोलंबो के अंदर हुई थी 1976 में, तब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ये वर्ड बना था, ठीक है। उस टाइम पे वहां पे नाम की जो समिट हुई थी उसके अंदर ये कहा गया था कि जो यहाँ पे मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर हैं, ठीक है। तब उस टाइम पे उसे एक मूवमेंट का दर्जा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ नाम। अब नाम किस बेस पे काम करता है, नाम के नॉर्मली प्रिंसिपल जो है वो पंचशील वाले हैं, और उनमें ऐड कर रखा है कि हम इंटरनेशनल लॉ की भी इज्जत करेंगे, ह्यूमन राइट्स की, वो सब ऐड कर रखे हैं, ठीक है। ये सब नाम के पर्पस है। अब मतलब ऐसा पर्पस डिफाइन नहीं कर रखे ऑर्गेनाइजेशन ने, बट कुछ बेसिक है, कुछ आपको और भी ऐड किए हुए मिल जाएंगे अलग अलग स्लाइड्स में, अलग अलग टॉपिक्स में, मतलब राइटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। ऐसा कोई डिफाइन नहीं है कि हाँ इतने ही पर्पस है, ठीक है। तो पहला है रेस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल एंशर्ड इन द यूएनओ। जो यूएनओ का चार्टर है उसके अंदर जो प्रिंसिपल एंशर्ड है उसके अंदर जो डाले गए हैं उनकी रेस्पेक्ट, एंड इंटरनेशनल लॉ, जो इंटरनेशनल लॉ है उसकी रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, सॉवरन इक्वलिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ स्टेट, जो कि स्टेट्स की सॉवरेनिटी है, सॉवरन इक्वलिटी है और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो बनी रहे, ताकि स्टेट की इंडिपेंडेंस को इंश्योर किया जा सके। उसके बाद पीसफुल सेटलमेंट ऑफ ऑल कॉन्फ्लिक्ट। यूएनओ चार्टर के अंदर बिलीव करते हैं, तो पीसफुल सेटलमेंट तो चार्टर के अंदर लिख ही रखा है, ठीक है। उसके बाद है रेस्पेक्ट फॉर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल एंड कंट्री। जो भी डाइवर्सिटी है, कल्चरल हो चाहे सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल हो, उनकी रेस्पेक्ट की जाएगी, ठीक है। उसके बाद है नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल अफेयर ऑफ स्टेट। किसी स्टेट के इंटरनल अफेयर में दखल अंदाजी नहीं होगी, म्यूचुअल एग्जिस्टेंस रहेगा, ठीक है। उसमें हम किसी स्टेट के अफेयर में टांग अड़ाना कहते हैं ना, वो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है रेस्पेक्ट फॉर द इनहेरेंट राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल और कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस इन अकॉर्डेंस विद द यूएनओ। कि जो इनहेरेंट राइट है इंडिविजुअल की, जैसे ह्यूमन राइट है, और जो कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस का मैकेनिज्म है यूएनओ ने जो चार्टर में डाला है, उसकी हम इज्जत करेंगे, ठीक है, ये कहते हैं। उसके बाद रेलेवेंस क्या है आज नाम का। रेलेवेंस से पहले आप एक बार क्रिटिसिज्म सुन लो। ऐसा मतलब
ऐसा क्या हो गया कि हर रेलेवेंस बतानी पड़ गई? इसका मतलब क्रिटिसिज्म हुआ उसी की वजह से ही, तो राइटर्स को रेलेवेंस डिफाइन करनी पड़ी ना कि हाँ उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो क्रिटिसिज्म क्या किया गया कि कोल्ड वॉर के टाइम पे नाम बना था, ठीक है। अब राइटर्स जो है, थियरिस्ट हैं, स्कॉलर हैं, वो कहते हैं कि अब नाम का कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि वो जो पावर पॉलिटिक्स थी, जो टू ब्लॉक्स थे, बाइपोलर वर्ल्ड था, वो एंड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड आया जो कि यूएसए हेजिमन था उसमें। उसके बाद अभी का जो टाइम है वो मल्टीपोलर है, ठीक है। काफी मतलब पावर डिवाइडेड है काफी कंट्रीज के बीच में। हम ये नहीं कह सकते एक ये माइटी है, ये सुपर पावर है। आज हर एक के पास पावर है किसी न किसी अमाउंट में, चाहे वो इकोनॉमिक हो, कल्चरल या पॉलिटिकल, मिलिट्री, हर टाइप की पावर अलग अलग के पास डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। टेक्नोलॉजिकल हो या डाटाबेस पे हो, बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, सबके पास पावर है। तो नाम उस टाइम पे जो था, कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स जो थी, अब वो रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि अब वो माहौल नहीं रहा। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट चेंज हो चुका है, वहां की पोलैरिटी चेंज हो चुकी है। तो इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया जाता है कि नाम एक मतलब डेड ऑर्गन की तरह है, वो काम भी नहीं कर रहा, उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। इस टाइप से क्रिटिसाइज किया जाता है। बट जो राइटर है वो कहते हैं कि अभी भी नाम इम्पोर्टेंट है, रेलेवेंस है उसकी आज की वर्ल्ड ऑर्डर में ही, ठीक है। अब हम रेलेवेंस पढ़ने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि नाम किस चीज को नाम दिया गया था। नाम जो है NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, किस चीज को नाम दिया गया था? ये नाम था एक फॉरेन पॉलिसी का, कि हाँ हम इंडिपेंडेंटली हर इश्यू पे अपना व्यू रखें, ठीक है। ये एक फॉरेन पॉलिसी थी, ये इंडिविजुअल कंट्री की थी। बाद में आगे कंट्रीज जिनकी नाम मतलब जो एकदम इंडिपेंडेंट थी, जो कि इस टाइप से अपनी पॉलिसी थी, जिनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, उन्होंने मिलकर एक ग्रुप बनाया, ठीक है। तो उस टाइम के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वो चीज इंपॉर्टेंट थी कि हम किसी की तरफ अलाइन नहीं होंगे। आज का जो एनवायरनमेंट है उसमें उसमें और भी इशू है ना, जहां पे हम अपनी इंडिपेंडेंट राय रख सकते हैं। क्या आज के पावर पॉलिटिक्स खत्म हो गई? नहीं ना, सुपर पावर्स आज भी पावर पॉलिटिक्स पे चलती हैं। आज भी जो यूएन है, WTO है, या जो भी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें सुपर पावर्स की वजह से मतलब उसके अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। सुपर पावर उसे एज अ टूल यूज कर रही है, ठीक है। तो उसमें भी आज भी एक इंडिपेंडेंट वॉइस नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है। तो उसी के अकॉर्डिंग ही रेलेवेंस बताई है राइटर ने, ठीक है। नाम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होने का ही नाम है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे रेलेवेंस है। अब हम रेलेवेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड पीस नाम का जो प्रिंसिपल था या ऑब्जेक्टिव था, वो वर्ल्ड पीस है। इट स्टैंड फॉर द फाउंडेशनल आइडिया टू एस्टेब्लिश द पीसफुल एंड प्रोस्पेरियस वर्ल्ड, ताकि एक पीसफुल और प्रोस्पेरियस वर्ल्ड एस्टेब्लिश हो। इट प्रोहिबिटेड इन्वेजन ऑफ एनी कंट्री, प्रमोटेड डिसआर्मामेंट एंड अ सॉवरेन वर्ल्ड ऑर्डर, ठीक है, ये समझ गए होंगे। उसके बाद टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, की जो कंट्रीज है नाम की, उनकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी और जो इंडिपेंडेंस है वो बनी रही, ठीक है, ताकि कोई अदर नेशन उस पर अटैक ना कर सके। सॉरी, थर्ड पॉइंट आ गया ना, ओके। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है वॉइस ऑफ थर्ड वर्ल्ड नेशन। जो नाम जो कंट्रीज हैं वो लगभग 120 कंट्री हैं आज के टाइम में। उसमें से 118 कंट्रीज डेवलपिंग कंट्री हैं, 2 कंट्री डेवलप्ड कंट्री हैं, ठीक है। तो वो जो 118 कंट्री है वो थर्ड वर्ल्ड से आप मतलब समझते हो ना। देखो, नॉर्मली जो राइटर हैं, स्कॉलर हैं, उन्होंने वर्ल्ड को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है? फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड एंड थर्ड वर्ल्ड, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड उसे माना जाता है जो कैपिटलिस्टिक ब्लॉक है, जैसे कि वेस्ट हमारा है, जैसे यूएसए और उसके अलाइज, ठीक है। सेकंड ब्लॉक जो है वो सोवियत लेड ब्लॉक था, या फिर जहां पे कम्युनिस्ट ब्लॉक है, जो आज के टाइम में रशिया, चाइना, ये सेकंड वर्ल्ड में आते हैं, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड में डेवलपिंग कंट्रीज आती हैं, उसके अंदर सब वो कंट्री आती हैं जो कि डेवलपिंग स्टेज पे हैं, या फिर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, या अफ्रीकन कंट्री है, एशियन कंट्रीज हैं जो कि डेवलप नहीं है, डेवलपिंग स्टेज में, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, ठीक है। तो जो 118 कंट्री हैं उनमें
बहुत सारी मतलब लगभग मेंबर भी हैं उसकी यूएन की, ठीक है। 55% यूएन की कंपोजिशन इन कंट्रीज से, ठीक है। तो जो नाम कंट्री है एक ऐसी वॉइस है यूएन के अंदर, या एक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की वो इंडिपेंडेंट वॉइस है जो कि हर एक स्टेज पे एक्ट करती है। जैसे कि WTO में रिफॉर्म्स की बात हो, IMF में रिफॉर्म्स की बात हो, यूएन में रिफॉर्म्स की बात हो, हर चीज के लिए वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज वो वॉइस है, ठीक है, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की। और वो कहाँ से है, वो एक नाम जो है वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, नाम जो है वो उसे एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि हाँ वो अपनी वॉइस वहां पे दे सकें, ठीक है, वहां पे रेज कर सकें, ठीक है। नाम NAM जो है वो एक प्लेटफॉर्म है। नाम एक्ट एज अ प्रोटेक्टर ऑफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज फॉर देयर वॉइस। उसके बाद है वॉइस डिमांड एंड इंटरेस्ट, ऑल्सो एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डेवलप्ड एंड थर्ड वर्ल्ड कंट्री। देखो अब जो डेवलप्ड कंट्री है कई बार उनके कुछ डिमांड्स होते हैं, जैसे हम तुम्हें ये टेक्नोलॉजी तभी सप्लाई करेंगे जब तुम अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज कर लोगे। ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। बहुत बार्गेनिंग होती है, पॉलिटिक्स में बार्गेनिंग होती है, ठीक है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हें कुछ लेना हो, जैसे क्या ले सकती है, वो रॉ मटेरियल ले सकती है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से, ठीक है। तो वो एज बार्गेनिंग पावर बीच में नाम एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करता है, ठीक है, वहां पे। तो दोनों के बीच में एक फैसिलिटेटर का भी काम करता है नाम। उसके बाद नेक्स्ट है वॉइस ऑफ यूएन, सॉरी वॉइस इन यूएन। जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं वो 100, जो मैंने अभी अभी बोला 118 कंट्री हैं जो टू थर्ड मेजोरिटी को टू थर्ड जो है लोगों को प्रेजेंट करती है वहां पे यूएन के अंदर जनरल असेंबली में। तो वो एक वोट ब्लॉकिंग ग्रुप की तरह भी एक्ट करती है, ठीक है, कि उनका एक सिंगल भी हो सकता है और वोट ब्लॉक भी कर सकती है। उसके बाद नेक्स्ट है इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर। जो नाम है वो किसके लिए काम करता है, इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर हो जहाँ पे हर नेशन की सॉवरेनिटी को इंश्योर किया जा सके, इंडिपेंडेंस टेरिटोरियल इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। नाम प्रमोट इक्विटेबल वर्ल्ड ऑर्डर, ऑल्सो डिमांड रिफॉर्म्स इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद है कल्चरल डाइवर्सिटी एंड ह्यूमन राइट्स की बात करती है। नाम एक प्लेटफॉर्म की तरह एक्ट कर सकता है इन फ्यूचर कि वो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करे। जो मास ह्यूमन राइट वॉयलेशन होता है लगभग वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में होता है, बट ये बात ट्रू भी नहीं है कि ओनली थर्ड वर्ल्ड में होता है, वो फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड सब करते हैं, ठीक है। बट थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है उसके चांसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो नाम उस चीज के लिए भी काम कर सकता है बिल्कुल आगे जाके। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए भी नाम सपोर्टेड द आइडिया ऑफ सस्टेनेबल ह्यूमन राइट्स या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म फॉर द कॉन्सेंसस ऑन ग्लोबल बर्निंग इश्यूज लाइक द क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड ग्लोबल टेररिज्म, ठीक है, इन सब चीजों के लिए काम कर सकता है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है नाम। The NAM countries has interest assets such as favorable democracy in उनके पास सॉरी इनहेरेंट असेट, इनहेरेंटली क्या चीजें हैं नाम कंट्रीज के पास, वो है उसकी डेमोग्राफी, उसकी पॉपुलेशन, उसकी फेवरेबल लोकेशन, ठीक है, क्योंकि थर्ड वर्ल्ड कंट्री है सारी इक्वेटर के आसपास या उसके नीचे या ऊपर की साइड में, ठीक है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज ज्यादा ऊपर नहीं है। हमारा क्लाइमेट लाइक बर्फ ऐसा नहीं है, ठीक है, हमारा क्लाइमेट ऐसा है कि हाँ ह्यूमिड टाइप में है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी या टेम्परेचर नॉर्मल मेंटेन रहता है, एज एक्सट्रीम पे नहीं जाता है कि हाँ बहुत ठंडा है बहुत गर्म होता है, जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज वहां पे बहुत गर्म है, इक्वेटर पे बहुत गर्म है, ठीक है। तो वहां पे एक फेवरेबल लोकेशन है जहाँ पे रॉ मटेरियल हम बहुत अच्छे से उगा सकते हैं। द कोऑपरेशन कैन लीड देम टू हायर एंड सस्टेनेबल, कि एक ऐसा कोऑपरेशन किया जाए तो क्यों नहीं हम अच्छा काम कर सकते, जैसे RCEP काम कर रहा है, TPP काम कर रहा है, ठीक है, तो क्यों नहीं कर सकते। क्रिटिसिज्म में मैंने बता दिया कि हाँ यही कहते हैं। और इंडिया, हाँ एक क्वेश्चन और आता है, दैट इज इंडिया का क्या रोल है नाम के अंदर, इंडियाज रोल। एक बार हम ये एनालाइज कर लेते हैं। सबसे पहले जब नाम बना, ऑब्वियस बात है इंडिया फाउंडिंग मेंबर था, इंडिया के पास ये आइडिया था, इंडिया ने मतलब फिर फाउंडेशन रखी इसकी, ठीक है, सब कुछ वो स्टार्टिंग का रोल हम कर चुके हैं। उसके बाद आप 1971 में आ जाओ या उससे पहले हम ताशकंद एग्रीमेंट किया था तब, ठीक है। इंडिया का रोल
क्रिटिसाइज किया जाता है इस बात पे, पहले इस बात पे किया गया कि इंडिया जो है वो सोवियत की तरफ अलाइंड है, क्योंकि हमने सोवियत के साथ फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन की थी, हमारा इकोनॉमिक मॉडल भी वैसा ही था जैसे प्लान, जो 5 ईयर प्लान है वो वाला। उसके बाद ताशकंद जो एग्रीमेंट है वो हमने सोवियत के, मतलब सोवियत को मीडिएटर बनाया था, ठीक है। तो उस टाइम पे ये क्रिटिसिज्म हुआ इंडिया का कि इंडिया खुद अलाइन हो रहा है, ठीक है। जो छोटे कंट्रीज हैं फिर इस वजह से हमारे अपोजिशन में खड़ी हुई, काफी सोवियत की तरफ झुक गई, काफी यूएसए की तरफ झुक गई, ठीक है, कैपिटलिस्ट जो कंट्री है उसकी तरफ। आज के टाइम में फिर ऐसे ही रहा, उसके बाद जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। अब जो हालत है वो ये है कि इंडिया अलाइन हो गया है यूएसए की तरफ। अब नाम के अंदर फिर से वो हो गया कि हाँ इंडिया यूएसए की तरफ अलाइंड है। इंडिया मिलिट्री, जैसे हमने 4 जो फाउंडेशनल एग्रीमेंट है, बेका, जेसमोआ, लेमोआ, कोमकासा, ठीक है, ये चारों एग्रीमेंट हमने साइन कर लिए हैं वहां पे। तो अब इंडिया के ऊपर ये क्रिटिसिज्म होता है कि हाँ इंडिया यूएसए की तरफ ज्यादा अलाइंड है, फिर से हमारे खिलाफ में आवाज होती है। और एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट क्या हुई है, हमारे जो पीएम, जब नरेंद्र मोदी जो हैं ये बने हैं पीएम, जब से 2014 में बने थे, तो जब से ये पीएम बने 2 नाम सबमिट हुई हैं अभी तक। तीन नाम सबमिट हुई हैं अभी तक, ठीक है। तो जो पहली 2 सबमिट थी जो 2016 एंड 19 शायद उसमें हुई थी, 2016 और 19 में, उसमें हमारे जो पीएम है उन्होंने रिफ्यूज कर दिया था जाने से। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वहां पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को, ठीक है। तो अभी तक, उससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था कि हमारे जो पीएम है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, उन्होंने मना किया हो। एक हुआ था जब चौधरी चरण सिंह हमारे पीएम थे, तो उन्होंने अपने फॉरेन मिनिस्टर को उस टाइम पे भेजा था समिट के अंदर, वो नहीं जा पाए थे, ठीक है। उसके बाद अभी नरेंद्र मोदी के टेन्योर में 2 बार ऐसी समिट हुई जो 16 और 19 में हुआ, जो कि 17th और 18 समिट थी, जब इंडिया के जो हेड ऑफ द स्टेट है जो वो नहीं अटेंड करने गए, ठीक है। तो इंडिया का क्रिटिसिज्म हुआ, इंडिया के खिलाफ में आवाज उठी है कि इंडिया अब नॉन अलाइनमेंट को मतलब बहुत दूर हो चुका है उस चीज से, ठीक है, इस टाइप से। उसके बाद जब 2000 ओके, अभी जो वर्चुअल समिट हुई थी नाम की, उसके अंदर इंडिया ने वर्चुअली, जो हमारे नरेंद्र मोदी थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। 2 समिट मिस करके फिर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, बट फिर भी क्रिटिसिज्म बहुत हुआ था इंडिया के रोल का, अभी भी होता है, ठीक है। और क्या बचता है इसमें, क्रिटिसिज्म नाम का भी बहुत ज्यादा है कि हाँ इररेलेवेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं है, कोई मतलब इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। इस टाइप से ये पॉइंट जो नॉर्मल रहते हैं हर एक यूएन या कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है। और नाम जो है वो यूएनओ के बाद सेकंड लार्जेस्ट ग्रुप है, ठीक है, वहां पे तो कितनी बड़ी वॉइस हो सकती है ये भी है। अभी अगर इसमें कोई और पॉइंट भी आपको लगे ना तो आप कमेंट में मेंशन कर दिया करो, ऐड कर लिया करो अपनी तरफ से, क्योंकि जितना भी पढ़ लो कम ही होता है, ठीक है। जितना हम सीखेंगे कभी ना कभी काम आएगा, बिल्कुल सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। अगर इसमें कुछ और हमें आपको लगता है कि हाँ क्लास में पूरा बताना चाहिए था, नहीं ऐड कर पाए, तो आप कमेंट में मेंशन कर दिया करो, बिल्कुल, ताकि सभी बच्चे पढ़ लें उस पॉइंट को, आपके पॉइंट को सबके पास पहुंच जाए, और मुझसे कुछ छूट गया तो मैं भी वो ध्यान में ले आऊं, ठीक है। इसी नोट के साथ कि आपको समझ आ रहा होगा, आप पढ़ रहे होंगे, मैं क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू।